अधिकांश लोग एनीमे के बारे में जानते हैं, जो जापान से आने वाले सभी 2D एनिमेशन को संदर्भित करता है, और आजकल यह आम ज्ञान है कि जापान में सबसे अच्छा 2D एनिमेशन है। पहले अमेरिका हुआ करता था जब डिज्नी मास्टरपीस के बाद मास्टरपीस बना रहा था, लेकिन अब के विपरीत। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक पूरा देश धीरे धीरे 2D और 3D संगीत एनिमेशन दोनों में प्रगति कर रहा है। ये सभी क्लिप सीधे चीनी एनीमे से लिए गए हैं, जिन्हें डोना के रूप में भी जाना जाता है, और इनमें से अधिकांश बिली द्वारा वित्त पोषित और निर्मित है। मूल रूप से यूट्यूब का चीनी संस्करण है, जिसके बारे में आपने सुना होगा या लिंक पर क्लिक करके देखा होगा, या हो सकता है कि आपने यूट्यूब पर आपके लिए सुझाए गए डोंगहा की यह खूबसूरत शुरुआत देखी हो। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम सभी अद्भुत डोंगा के बारे में बात करें, हमें समय में वापस जाने की जरूरत है, जब चीनी एनिमेशन बस शुरू हो रहा था। इसलिए मूल रूप से ये 4 भाई थे। यह आदमी, हाँ, यह ओसामू टेसा है, जो एएसटी बॉय का निर्माता है और सचमुच उसे मंगा का जनक माना जाता है। वह राजकुमारी आयरन फैन को एकमात्र कारण बताता है कि वह अब एनीमे बनाना चाहता था। इसे गलत मत समझिए, डिज्नी उस समय भी बकरी था और जाहिर तौर पर टेस ने बाम्बी को 80 से अधिक बार देखा था, जो ठीक है कि यह थोड़ा अजीब है। लेकिन मूल रूप से चीनी एनिमेशन निश्चित रूप से इस बिंदु पर मानचित्र पर था और यह सीधे डॉन क्वा गोल्डन एज की ओर ले गया। वे अपने युग का हिस्सा थे और कुछ बेहद लोकप्रिय काम करेंगे, जैसे कि प्राउड जनरल और कर्वे काले हैं, जो इतने अच्छे थे कि इसने वास्तव में वेनिस में एक फिल्म समारोह जीत लिया। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया जब 1966 में फायर नेशन पर हमला हुआ। मोंग ने सांस्कृतिक क्रांति को बढ़ावा दिया और सीसीपी को मुख्य भूमि चीन पर पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए प्रेरित किया। अपने बारे में आत्मालोचना लिखें और उसे बुरी तरह पीटा गया, फिर उसे ग्रामीण इलाकों में निर्वासित कर दिया गया। इसे समझने दे, उन्होंने मूल रूप से चीनी वॉल्ट डिज्नी को चावल के खेतों में जाने के लिए मजबूर किया और उसे अब जाने को कहा। जाहिर तौर पर इस तरह कला पर नकेल कसने से माध्यम और पूरे उद्योग के लिए गंभीर नतीजे हुए हैं, और अब चीन अपने एनिमेशन के लिए अंधकार युग में था। माँ की मृत्यु के बाद चीज़ें बेहतर दिखने लगीं क्योंकि प्रतिबंध कुछ हद तक हटा दिए गए थे और TW ने वास्तव में कुछ और CL क्लासिक्स बनाए। लेकिन यह चीन को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था, और इन फिल्मों के लिए संभावित धन और बजट में से बहुत सारे CCP नीतियों द्वारा कटौती की गई थी और चीनी स्टूडियो ने जापानी एनीमे स्टूडियो के लिए ऑफशोर फ्रीलांसरों के रूप में काम करना अधिक लाभदायक पाया। लेकिन फिर इंटरनेट संगीत बहुत से लोगों के लिए हुआ। मिलियन व्यूज। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग भी एक बच्चे के रूप में फ्लिपनोट मेहंदी को स्क्रॉल करते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि ये स्टिक फाइट एनिमेशन हर जगह थे और मुझे वे बहुत पसंद थे। मुझे नहीं पता कि जिया ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे प्रभावशाली में से एक था और इसने पागल साकुगा के साथ अद्भुत लड़ाई दृश्यों का चलन शुरू किया। सरल स्टिक फिगर की लड़ाई इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलने लगी और चीन इसमें सबसे आगे था। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चीन में अभी भी वाणिज्यिक डूना फिल्मों और टीवी शो की कमी थी, लेकिन मेरा मानना है कि जियाओ जिया जैसी वेब सीरीज हमेशा के लिए चीनी एनिमेशन के प्रक्षेपवक्र को बदल देती है, और यह हमें आज तक ले आता है, जहां अधिकांश आधुनिक डोंगहा टीवी सीरीज वास्तव में बिली जैसी साइटों पर पोस्ट की जाती है। लेकिन एनिमेशन विभाग कई वर्षों से निष्क्रिय होने के बावजूद ऐसा लगता है कि देश और 2000 के दशक में फ्लैश एनिमेशन बूम के साथ यह देखना आसान है कि वे आज वापसी क्यों कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि चीनी एनिमेशन पर यह सब इतिहास सुनने के बाद आप सबसे अच्छे डी क्वाड में से कुछ में सीधे कूदना चाहेंगे। और यदि आप पहली बार माध्यम की खोज कर रहे हैं तो मैं 5 तत्वों के फॉग हिल की अत्यधिक अनुशंसा करूंगा। इस डोंगा का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका शायद यह है कि यदि आप डेमन स्लेयर लेते हैं और इसे और अधिक चीनी बनाते हैं, तो इसमें कई अच्छे ऐतिहासिक संदर्भ हैं और एनिमेशन पागल है। लड़ाई के दृश्य सामान्य है जो मैंने कभी देखे हैं, उनमें से कुछ सबसे अच्छे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कैमरामैन को रोलर कोस्टर पर बांध दिया है। एनिमेशन बिल्कुल भी बाध्य नहीं लगता है। यह बहुत गतिशील और मुक्त प्रवाह वाला है, और ध्वनि प्रभाव आपको एक्शन में इतना अच्छी तरह से बेचते हैं। ट्विस्टेड यह शो केवल फूल और इंद्रधनुष नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, और इस तरह के एक सीजन के लिए यह लड़का सचमुच अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है, और एक आश्चर्यजनक रूप से भावनात्मक संगीत
दृश्य है, और पहले सीजन की अच्छी बात यह है कि यह केवल 3 एपिसोड लंबा है, इसलिए निश्चित रूप से इसे आजमाएं। अब अगले डन के बारे में एक मज़ेदार कहानी है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। मुझे बस बेतरतीब रंग से इस चीनी उद्घाटन की सिफारिश की गई और जब मैंने इसे देखा तो मेरा दिमाग उड़ गया। मुझे बख्श दो महान भगवान, एक डोंगा है जो मन पर आधारित है, कोरियाई किस्म का नहीं। ये चीनी वेब धुने है और यह ऐसी दुनिया में कहा जाता है जहां लोगों को कुछ शक्तियों के लिए जागृति मिल रही है, जैसे कि सोलो लेवलिंग। और सोलो लेवलिंग की तरह ही मुख्य चरित्र को एक जागृति मिलती है जो उसे एक मेनू स्क्रीन देती है, एक पहिया उसे पकड़ने के लिए, और किसी भी जिम्मेदार आदमी की तरह वह तुरंत जुआ खेलता है। उसके सारे सामाजिक क्रेडिट दूर। यह श्रृंखला सोलो लेवलिंग से काफ़ी मिलती जुलती है क्योंकि यह एक अत्यधिक संचय प्रकार का शो है, इसलिए यदि आप अपने एनीमे पावर फंतासी का आनंद लेते हैं लेकिन एक ऐसे मुख्य चरित्र के साथ जो अधिक सामाजिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए लोगों को परेशान कर रहा है, तो मैं इसकी अत्यधिक अनुशंसा करूंगा। और निश्चित रूप से जब जरूरत होती है तो एनिमेशन कठिन हो जाता है, लेकिन अंत में हमें लिंक पर बात करने की आवश्यकता है। यह आसानी से सबसे लोकप्रिय डॉन क्यू है और आपने इसे पहले ही सुना या देखा होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। कहानी अनिवार्य रूप से दो गर्म एशियाई लड़कों के रहस्यों को सुलझाने और समय में पीछे जाकर लोगों की मदद करने के बारे में है, लेकिन पकड़ यह है कि वे केवल उस समय में वापस जा सकते हैं जब जिसने भी तस्वीर ली थी उसके शरीर में एक तस्वीर ली गई थी, और इसके माध्यम से वे मूल रूप से लोगों की मदद करते हैं, चाहे वे किसी डिश के लिए गुम सामग्री ढूंढ रहे हों या उपशीर्षक कभी कभी भ्रामक हो सकते हैं। अब निष्पक्षता से कहूं तो मैं प्रशंसक सबटाइटल देख रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी का अनुवाद करना मुश्किल है। भाषा में अधिक बारीकियां हैं। जहां तक मैं समझता हूं, चीनी एक मोनोसिलेबिक भाषा है। इसका मतलब है कि कभी कभी प्रत्येक शब्दांश एक संपूर्ण शब्द हो सकता है। इससे इनमें से कुछ दृश्यों का अनुवाद करना वास्तव में मुश्किल हो जाता है। संवाद में बहुत सारे छिपे हुए अर्थ होंगे जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य से उपशीर्षक के लिए स्क्रीन पर पर्याप्त समय या कभी कभी स्थान भी नहीं होता है, और क्योंकि इन डीक्यूए के बीच लोकप्रियता की कमी है, उनमें से बहुत सारे प्रशंसक सबटाइटल है और हम इसके कारण कथानक रेखाओं को समझने में वास्तव में कठिन हो जाते हैं। अगर इन डॉन क्वा को एक उचित डब मिला तो उन्हें दिल की धड़कन की तरह देखूंगा यदि मैं कहानी का बेहतर आनंद ले सकता हूं, और यही कारण है कि मैंने यह वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस माध्यम को वह मान्यता मिले, न केवल डोना के लिए बल्कि सामान्य तौर पर किसी भी चीनी टीवी शो के लिए। जाहिर है हमने देखा है कि चीन कुछ सामग्री को सेंसर करेगा, लेकिन एक रेखा जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता है वह है राजनीति। संस्कृति पर किसी भी प्रकार की आलोचना से स्टूडियो को तुरंत भंग किया जा सकता है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि जब कला को इस तरह से दबा दिया जाता है तो यह अपने चरम पर नहीं पहुंच सकती। मुझे लगता है कि मुझे यह कहने की आवश्यकता थी कि अगर मैं चीनी एनीमे और सामान्य तौर पर चीनी कला के बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन यह इस तथ्य को नकार नहीं सकता है कि डोना ने राजकुमारी आयरन फैन के बाद से एक लंबा सफ़र तय किया है, और इंटरनेट की वजह से हमें आखिरकार चीन के सभी अद्भुत एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने लोगों को रचनात्मक रूप से प्रतिबंधित नहीं करेगी जैसे कि अतीत में किया है, लेकिन